नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा की यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आप सबको पता है आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम चल ही रही है और 2 शिफ्ट हो चुकी है यहाँ तक। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 और 18 की शिफ्ट हो चुकी है। तो इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें क्या पैटर्न है और किस तरह से आगे क्वेश्चन आने की संभावना है, इन चीजों पर यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जो तैयारी है ग्रुप डी की सही दिशा में चल रही होगी। ग्रुप डी की वीडियो सीरीज भी हम लाए हुए थे, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर साइंस की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें पैटर्न्स में या टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को उतना नहीं मिला है। क्वेश्चन साइंस के जो थोड़े डिफिकल्ट आते थे, कई शिफ्टों में पहले भी आए हुए हैं और इस शिफ्ट में भी देखा जाए तो साइंस के क्वेश्चंस 1-2 शिफ्ट में कठिन आए हुए हैं। तो देख लेते टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है और किस तरह से हमें आगे अपना अप्रोच रखना है, किस तरह से हमें आगे तैयारी करते रहनी है, ताकि आपका जो ग्रुप डी है, जो रेलवे में ग्रुप डी का जॉब लगने का सपना है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे बगैर वक्त को बाय। पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आया था, एक जो है बेसिकली प्लांट प्रोडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है। बेसिकली हु रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो प्रजनन है वो कौन करता है। तो इसका उत्तर तक क्या था दोस्तों, मॉस और फंड होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो है प्रजनन करता है। तो अब ये सवाल आया, तो और क्या क्या सवाल आने का संभावना है दोस्तों। तो इस टॉपिक से ये इस तरह के सवाल आने की संभावना है। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या क्या जो तरीका होता है वो प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, वो किस किस तरह से होता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है वो किस किस तरीका से होता है, ये हमको पढ़ना, ये हमको जानना जरूरी है। तो ये तरीके होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ कुछ दिए हुए हैं। दिवंगी विखंडन, जिससे अमीबा जो है वो प्रजनन करता है। इसके अलावा बडिंग, मुकुलन, यीस्ट और हाइड्रा के लिए होता है। एग्जाम्पल्स के द्वारा भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पूछा गया है। तो इन सब के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन किसका होता है, स्पाइरोगाया और प्लानिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कायिक जनन जो होता है वो पोटैटो ट्यूबर्स, रनर्स, इन चीजों का किया जाता है, यानी कि पोटैटो उगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रायोफाइलम में ये भी किया जाता है। ये ब्रायोफाइलम सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है, इसको अच्छे से याद रखें। तो सवाल कहां से आता है दोस्तों, सवाल सीधा सीधा एनसीईआरटी की किताबों से आता है। एनसीईआरटी की किताबों को आपको 6ठी से 10वीं तक तो रट के रखना है। नॉर्मल दशमलव की जो किताब है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6ठी से 10वीं तक आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। और कहीं कहीं जो टॉपिक है वो +2 लेवल तक भी जाता है। तो अगर आप मैंने पीछे के वीडियोस देखो आरआरबी ग्रुप डी के, तो वहां मैंने डिस्कस किया हुआ कि अगर आपको इसमें एक्सेल करना है तो 1-2 सब्जेक्ट जो आपकी थोड़ी अच्छी है, उस पे आप +2 की कुछ किताब भी साथ-साथ पढ़ सकते हो। यानी कि फिजिक्स के अगर आपको अच्छा है तो फिजिक्स पढ़ सकते हो +2 तक के। तो वहाँ से आपके थोड़े से चांसेस अच्छे हो जाएँगे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छी है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो थोड़े से आगे लेवल तक के, तो आपके थोड़े से चांसेस वहाँ पे इंप्रूव हो जाएँगे। क्योंकि साइंस जो एक पार्ट है वो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है कि हर कोई जो है वो साइंस में बहुत अच्छा नहीं कर सकता है बिना बिना प्रॉपर पढ़े हुए। तो पहले तो एनसीईआरटी आपको सबसे पहले पढ़ना है और आपको एक्सेल करना है। तो एक्सेल करने के लिए आप कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हो। तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट जो है उसको थोड़े से अच्छे से एनसीईआरटी से आपको पढ़ सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी की आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो और ये इस सवाल के अलावा और क्या-क्या तरह के सवाल आए हैं, सारे कुछ देखेंगे हम यहाँ पे। पहला ये सवाल आया पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल से 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इन्हें आप पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से आता है। आरबी ग्रुप डी के साइंस की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से आज भी पीरियोडिक टेबल चल रहा है सबसे ऊपर, ऑप्टिक्स चल रहा है और इसके अलावा प्लांट रिप्रोडक्शन का टॉपिक अच्छा चल रहा है। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी छोड़ के जाने नहीं चाहिए, ठीक है? इनको छोड़ के जाना पाप है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो इसके क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो कह रहा है कि डॉर्विनल का त्रिक नियम का सही त्रिक कौन है? करेक्ट, डॉर्विनस ट्राइड। डॉर्विनस ट्राइड, डॉर्विनस साहब जो थे, जो पीरियोडिक टेबल बनाने वाले पहले एक तरह से व्यक्ति थे और इन्होंने 3 ट्राइड्स बनाया था। इनका कहना था कि जो एटॉमिक मास होता है, अगर 3 एलिमेंट को इस तरह से एडजस्ट करें तो एटॉमिक मास जो इन 2 का होगा, उसका जो एवरेज होगा वो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो इनका ट्राइड कौन-कौन सा था ये देख लेते हैं। और ये सवाल है, OFCl एंड आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या जो अधिक होता है? तो सबसे अधिक क्या होता है? आयोडीन का होता है। इसकी जानकारी भी आपको पीरियोडिक टेबल्स पढ़ के ही, पीरियोडिक टेबल समझ के ही आपको प्राप्त होगी। कैसे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पीरियोडिक टेबल है हमारा, ओके। तो पहले आप क्या देख रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि नीचे जैसे-जैसे हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है, और जैसे-जैसे इधर जाते हैं हमारा एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है? कम होता है। तो इन 2 चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो हम क्या देख रहे हैं? आयोडीन एकदम यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा आयोडीन यहाँ पे आपको साफ-साफ दिख रहा है कि काफ़ी नीचे है यहाँ पे,
और भी जो एक्सेप्शन वर्ड केमिस्ट्री में होता है उसको भी ध्यान में रख ले, तो भी जो आयोडीन है ऑक्सीजन से, क्लोरीन से काफी बड़ा पाया जाएगा। ओके तो इसके अलावा अगर हम बात करें डोमिनेंट स्ट्राइड की, हम बात कर रहे थे, आप देखो तो ये इन्होंने 3 ट्राइड्स बनाए थे, इन्होंने 3 तर्क बनाया था। एक तो था लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, एक था कैल्शियम का, सीएसआर का, बीए का, और एक था क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दो का एवरेज है ये, इन दो का एवरेज है ये, और इन दो का एवरेज है ये। पर ये क्या हुआ, ये नियम ज्यादा देर तक टिका नहीं, आय की जो एलिमेंट वगैरह है वहां पे ये फेल होने लगा। ठीक है, तो इसके बाद न्यूलैंड से भी सवाल पूछा जा चुका है किसी शिफ्ट में कि न्यूलैंड के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आखिरी एलिमेंट क्या था, शायद इस तरह का सवाल था। तो यहाँ पे देखो यूरेनियम जो है यहाँ पे इसका आखिरी एलिमेंट था। ओके, और ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस पर बेस्ड होता है, कि सारे गामा पे जो है कौन सा पीरियोडिक टेबल बेस्ड होता है। तो न्यूलैंड का जो आवर्त सारणी था, न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था वो इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस आप देखो, त्रिज्या जो होता है, एटम का जो त्रिज्या होता है वो कैसे होता है, जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं ये बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। इस सब पर सवाल पूछे जा चुके हैं पिछले बार भी, इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में हो सकता है पूछे जाएंगे। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहाँ से कहाँ तक ऊपर से नीचे जाने पर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, नेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, सीधा सीधा बात है। ऐसा ऐसे भी निकाल सकते हो, इधर तो मेटल होता है, इधर नॉन मेटल होता है, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही है। ओके दोस्तों, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, नीचे जाने पे बढ़ता है और इधर जाने पे ये घटता है, अभी मैंने इसकी चर्चा की है। तो पीरियोडिक टेबल का बेसिक आपको फंडा पता होगा, तो इन चीजों को आप आराम से निकाल पाओगे। ओके, तो जो प्रीवियस की वीडियोस हमने प्रीवियस ईयर की, जो 2018 के पेपर से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ है, उन वीडियोस को आप जरूर जाके देखें, एक बार उनको रिवाइज कर लें, तो आपको पता चलेगा क्या पैटर्न रह सकता है आगे भी, किस तरह के जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, और किस तरह से जो हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें स्पेसिफिकली मतलब पढ़ के ही जाना है, ये छोड़ना ही नहीं है, वो चीजें आपको वहां से जरूर पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन भी पूछा गया है, तो एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखो सवाल क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर बनने की रासायनिक विधि क्या है, क्या है यहाँ पे रासायनिक विधि इसकी दी हुई है। CaOH2 को Cl2 में डालते हैं, CaOCl2, यानी इसी को हम कहते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आपको साथ ही साथ फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉशिंग सोडा का, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का, इन चीजों का जो फॉर्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट सेक्शन में वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर दोनों का बताएं। अभी पढ़ ले, पढ़ने लेंगे तो आसानी होगा, सारे कुछ बता दूंगा तो पढ़ोगे क्या, कुछ खुद भी पढ़ के आप नीचे कमेंट में बिल्कुल डाल दें। ठीक है, तो आपको बताना है वॉशिंग सोडा जो है उसका जो केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या है, और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको यहाँ तो पता ही चल गया ब्लीचिंग पाउडर का, आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो ये हो गया। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ये सवाल पूछा गया है। तो रिएक्टिव एलिमेंट में कुछ ऑप्शन दिया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम एंड पीबी। तो सबसे जो रिएक्टिव है, पीबी मतलब होता है लीड, सबसे रिएक्टिव इसमें क्या है, सबसे रिएक्टिव इसमें दोस्तों कैल्शियम। एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे वहां दी हुई एक रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता होगा सबसे ऊपर रहता है पोटासियम, फिर सोडियम। तो ये दोनों इतना स्ट्रांग होता है कि इसको पानी में डालने पे आग लग जाता है। तो एक वीडियो इसके रिगार्डिंग में हमारे चैनल पे आप चाहो तो देख सकते हो वहां पे जाके। इसके अलावा जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसके अलावा नीचे में सबसे जो कम रिएक्टिव होता है, जैसे कि सोना हो गया, गोल्ड, इसको एयू बोलते हैं, सिल्वर एजी इसके ऊपर रहता है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, रिएक्टिविटी जो है वो हमारी वो घटती जाती है। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इसमें मेटल्स अरेंज होते हैं, कुछ स्टार्टिंग आपको मेटल्स याद रख लोगे तो ऐसा सवाल बन सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पढ़ने से ये चीजें हो जाती है। साइंस में क्या है ना, चीजें लॉजिकली भी जुड़ी होती है बहुत सारी चीजें, तो अगर आप पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो आराम से कर सकते हो, बहुत ज्यादा रटने का इसमें जरूरत पड़ता नहीं। फिजिक्स वगैरह में तो बिल्कुल नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे कि फिजिक्स का एक और सवाल आ गया है, पहले इसको क्लियर कर देता हूं मैं। देखो सवाल क्या कह रहा है कि चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होते हैं उसके बारे में कुछ बातें दी होंगी, कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उसमें बताया गया कि क्या
सच नहीं है या क्या सच है, ऐसा सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सच क्या था कि आपस में नहीं काटती हैं, यानी कि चुंबकीय रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। तो एक चुंबक है, उसका दो ध्रुव होता है, हमको पता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है एक दूसरे को काटता नहीं, यानी कि ऐसे बहुत सारे लाइन आप बना देंगे तो एक दूसरे कोई भी नहीं काट रहा है, देखो ठीक है, यहाँ पे जाके मिल रहा है, टेंजेंटली मिल रहा है, काट नहीं रहा है। डायग्राम में थोड़ा सा होगा बट काटता नहीं एक्चुअली में। ओके, और अंदर में क्या रहता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में प्रमुख बात क्या होती है कि चुंबक के बाहर ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, और चुंबक के अंदर ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आ रहा है। ओके, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात तक यहाँ पे होती है कि ये एक दूसरे को काटता नहीं है। दूसरा बात ये बताता है कि यहाँ पे जो चुंबक का जो बल लग रहा है, चुंबकीय फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये बेसिकली ये बताने का काम करता है। ओके, ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक के बारे में इस बार सवाल पूछे जा रहे हैं, जनरेटर्स वगैरह के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु लेंस से पर्दे पर f दूरी प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? When an object form an image at focus f, then position of the object is, okay? तो देखो डिपेंड करता है, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तो बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट लाइट आ रहा है, क्या होता है, ये सब जाके फोकस पे गिरता है। इसके पैरेलल कोई लाइट आता है तो कहाँ गिरता है, सब जाके इसके फोकस पर गिरता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में जो लाइट आता है कहाँ गिरता है, इसके फोकस पर गिरता है। इसको कहते हैं क्या, फोकल लेंथ या फोकल दूरी। तो अगर जो वस्तु है बहुत दूर है, अनंत पर, इंफिनिटी पर है, तभी क्या होगा, इसका जो इमेज है बनेगा क्या, फोकस पे बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल, यानी कि वास्तविक इमेज बनेगा। बहुत छोटा एकदम बिंदुवार यानी कि पॉइंट साइज इमेज बनेगा। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन में किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है दोनों लेंस में, और दोनों तरह के जो मिरर होती है दोनों में किस तरह का बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। कि इस क्वेश्चन किसके बारे में था, हाँ लेंस के बारे में था। और लेंस के साथ साथ जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके बारे में भी सवाल आगे के सिस्टम में पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होते हैं, ये टॉपिक हमको पढ़ लेना है कहाँ से, बहुत ही अच्छे से। ओके, तो ये सवाल क्या कह रहा है कि विच इज नॉन बायोटिक इन नेचर, इनमें से क्या प्राकृतिक रूप से गैर जैविक है, जैविक नहीं है, मतलब इसमें प्राण नहीं है। सॉइल में नहीं है, सॉइल में है प्राण, ठीक है, नहीं है। फ्लावर में प्राण है, बिल्कुल है। फूल में प्राण होता ही है, प्लांट होता है। फ्रॉग में प्राण होता ही है, इंसेक्ट में प्राण होता ही है। तो किसमें नहीं है, सॉइल में नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सॉइल। ओके, तो काफी आसान सा सवाल था। आसान सवाल को छोड़ना ही नहीं है, आसान सवाल को नहीं छोड़ना है, नहीं तो कंपटीशन में हो जाओगे पीछे। ठीक, कंपटीशन में क्या होता है कि 10 सवाल पूछ रहा है ना, तो होता है कि 7 सवाल जो है सबको आता है, मुझे आता है, इसे आता है, सबको आता है, और इसके बाद जो है 3 सवाल पे कंपटीशन बनता है। 2 सवाल ऐसा रहेगा कि 2 सवाल जो है उसमें कोई आप में से, मतलब 100 लोग बैठ रहे हैं तो 100 में से 99 लोग को है जो है वो ये 2 सवाल इसमें से नहीं आता होगा, 98 लोग को 2 सवाल इसमें से नहीं आता होगा। ठीक है, और बाकी जो बच गया 1 सवाल, ये कोई 2 आदमी में से किसी एक को आता होगा, जिसको आता होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आसान सवाल, ये 7 आपको 7 का 7 आना चाहिए, तब आप यहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है कि इस तरह का जो सवाल है इसको गलत करना ही नहीं है, गलती से भी गलत नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑप्शन, या जिसे कहते हैं क्या, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है हटता है और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है। ओके, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन व्हेन, कब करते हैं, दिन के समय करते हैं, रात के समय करते हैं, दिन के समय श्वसन के द्वारा करते हैं, या रात के समय करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है कि प्लांट जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य की गर्मी से अपना भोजन तैयार करते हैं, कार्बोनेट जो का और इसमें रिलीज क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर रहता है। तो ये रिलीज कब करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करते हैं, तो ये सही उत्तर होगा। अगर इसमें पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन कब करता है, यानी कि सांस कब छोड़ता है, तो सांस हम लोग पूरे दिन छोड़ते रहते हैं, प्लांट भी पूरे दिन रेस्पिरेशन करते रहता है, यानी कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड
24 घंटे रिलीज करते रहता है और ऑक्सीजन जो है वो दिन के समय वो छोड़ता है जब वो फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है कि सामग्री का अपवर्तनांक ज्ञात करें यदि घटना कोण 45 डिग्री है और सामग्री में अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 45 डिग्री है, कोण 30 डिग्री है। क्या कर रहा है यहाँ पे, हो रहा है यहाँ पे डिफ्रैक्शन। प्रकाश जब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी गति को बदलता है, अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हवा है, हवा से जा रहा था किसी मीडियम में, सबसे मान लो पानी में जा रहा था, किसी मीडियम में जा रहा था, तो क्या हो गया, जो 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल के साथ बना रहा था और 30 डिग्री जो है रिफ्लेक्शन के बाद ये इस नॉर्मल के साथ बना। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर जो होता है नॉर्मल होता है। तो 45 डिग्री बना था, 30 डिग्री बना रहा था। अब अगर बात करें कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही ज्यादा ये क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव किसके बराबर होता है, साइन आई बाय साइन आर, यानी कि इसका साइन बटा इसका साइन। ठीक है, साइन आर साइन 45 बटा साइन 30। ठीक है, साइन 45 कितना होता है दोस्तों, 1/√2 इंटू 2, यानी कि ये कुछ √2 के बराबर ये उत्तर आ जाएगा। तो ये 1.41 √2 के बराबर होता है। तो यही होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फिजिक्स में कई सारे पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या आना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए और फॉर्मूला का समझ होना चाहिए, कौन फॉर्मूला जो है वो कहाँ पे हमको फेंकना है। ठीक है, तो फिजिक्स का जो फॉर्मूला होता है मोशन वगैरह का, ये तो कई बार पूछा गया है। आपने 2018 के पेपर अगर एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि मोशन से सवाल, वर्क फोर्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सवाल, मोमेंटम से सवाल हर शिफ्ट में हर तरह से आए हुए। तो इनको तो आप छोड़ के जाओगे नहीं, इनको तो पढ़ के ही जाना है। और लाइट से सवाल भी इस बार देखने को मिले हैं, जो कि पहले उतने शायद नहीं पूछे जाते थे, बट यहाँ पे देखो आप लाइट से भी सवाल न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने को मिल रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ आपने देखा होगा पहले भी कई जो है एटलीस्ट जो है 2 से 3 सवाल जो है लाइट के चैप्टर से आ रहे हैं। यहाँ पे लेंस और मिरर वगैरह भी आ रहा है, इससे संबंधित जो इमेज फॉर्मेशन है उससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल भी आपने देखा आ रहा है। इमेज फॉर्मेशन से का जो न्यूमेरिकल होता है, ये देखो, ये जो फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, और जो प्रतिबिंब का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v, ये इन फॉर्मूला पर जो सवाल है वो भी पूछा जा रहा है। ओके, तो इन सवालों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना होगा। साथ ही साथ अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख लो, कह रहा है कि पौधा ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है। ये हमने पढ़ लिया है। ओके, पौधे में फ्लोएम की दिशा किस ओर होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम किस तरफ से होता है, यानी फ्लोएम किस तरफ से जो होता है वो अपना जो किस तरफ से वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जाइलम फ्लोएम क्या काम क्या करता है, जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम कैसे काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, ये दोनों प्लांट के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो जाइलम क्या होता है, ये एक दिशा में जाता है, और फ्लोएम क्या होता है, ये दोनों दिशा में जाता है। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम जो होता है बेसिकली जो प्लांट के जो लीव्स है वहां तक ये जो मिनरल होते हैं वहां पहुंचाने का काम करता है, तो एक ही दिशा में ये बढ़ेगा। और फ्लोएम क्या करता है कि खाना जो बनता है इसको, प्लांट को, वो सारी दिशाओं में प्लांट में ये बांटने का काम करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ओके, फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल और जाइलम होता है क्या, यूनि डायरेक्शनल, यानी कि एक दिशा में जाइलम चलता है, फ्लोएम चलता है बाई डायरेक्शन यानी कि दो दिशा में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है, मैग्निफिकेशन। अभी मैं चर्चा कर रहा था इन चीजों का। तो यहाँ पे देखो एक और सवाल इस तरह का पूछा गया कि m = v/u, ये होता है वो उत्तर लेंस का मैग्निफिकेशन होता है। लेंस की जगह यहाँ पे बिडर आ जाए तो क्या होगा, तब हो जाता है फॉर्मूला m = -u/v। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आवर्धन सूत्र क्या होता है। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, इतना छोटा है, इसका जो इमेज बनेगा वो अगर इतना बड़ा बन जाता है, जो बी है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, b/a, इसका साइज बटा इसका साइज। तो v/u क्यों कौन क्या क्या होता है, vu जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि जो वस्तु की दूरी कितनी है। यहाँ पे अगर हम लेंस बनाते हैं, वस्तु यहाँ है तो ये है क्या हो जाता है u, और इसका इमेज सपोज यहाँ बन रहा है तो इसका
जो इमेज डिस्टेंस कितना होता है वो जाता है v। अब बोलता है कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका साइज बटा इसका साइज क्या होगा वो कैसे निकालते हैं, इसमें लेंस में v बाई यू से निकालते हैं, सॉरी v बाई यू से निकालते हैं। और अगर यही ये मिरर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, माइनस v बाई क्यू से निकालेंगे। तो यही दोनों जो चीजें आपको याद रखनी है, अगले शिफ्ट में हो सकता है ये पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और 5 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया, 4 ओम में कितना वोल्ट वोल्टेज होने की बात होगी। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, हाँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सर्किट डायग्राम है वहां से सवाल पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 5 वोल्ट का एक बैटरी है, यहाँ से एक 4 ओम का रेजिस्टर और एक 6 ओम के रेजिस्टर को क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, 4 और 6 को कनेक्ट कर दिया गया है, सॉरी श्रेणी में किया गया है, यहाँ पे क्षमा करें। हाँ, तो क्या कर दिया गया, श्रेणी में इसको किया गया है, श्रेणी में करने का मतलब सीरीज में कर दिया गया है, यानी कि 4 ओम और 6 ओम को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे सीरीज में कर दिया गया। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 4 ओम और ये है आपका 6 ओम। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी है। अब कह रहा है कि 4 वोल्ट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ओम सर का जो लॉ है उसको हमको याद रखना है। वो क्या कहते थे कि जो करंट होता है वो क्या होता है, V बाय R होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें करंट कितना है, 5 वोल्ट है वोल्टेज और रेजिस्टेंस है कितना 10, तो करंट सॉरी 10 ओम, करंट कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, ओम ही लॉ की अगर बात माने तो इसमें 0.5 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, जा रहा है, और 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, यानी करंट को गुना कर देंगे रेजिस्टेंस से, 0.5 गुना कर देंगे 4 से, आ जाए कितना 2, यानी कि 2 वोल्ट जो है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, 2 वोल्ट इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो श्रेणीबद्ध होता है, यानी कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस और जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये देखो सीरीज क्या होता है, अगर 2 रेजिस्टर लाइन में लगा दें, एक से एक को सीधा सीधी जोड़ दें, उसमें क्या होगा, एक ही रास्ता है, तो करंट के जाने का एक ही रास्ता रहेगा। पैरेलल क्या होगा कि दोनों रेजिस्टर को हम इस तरह से बांधें कि दोनों में जो वोल्टेज है वो सेम आ रहा है। देखो ये जो वोल्ट है ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, बट करंट अलग अलग रहेगा, एक करंट इसमें जा रहा है, एक करंट इसमें जा रहा है, जितना रास्ता उतना करंट। ओके, तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज का क्या होता है, सीधा सीधी सबको जोड़ देना होता है, R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या करना होता है, उसका रेसिप्रोकल को जोड़ देना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। सीधा सीधा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, बट ये बेसिक चीजें आपको पता रहेगा कि करंट जो होता है, अगर सेम रास्ता अगर सेम है तो सेम करंट जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो बैटरी से दोनों सेम बैटरी से कनेक्टेड इस तरह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस पर सवाल आया हुआ है। इस पे क्या क्या सवाल बन सकता है, जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इस तरह से हम पकड़ेंगे, बाएं हाथ है मेरा, फ्लेमिंग का ये लेफ्ट हैंड रूल को इसको फॉलो करते हैं अगर, तो ये हो देता है क्या, ये वाला उंगली देता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, ये वाला उंगली, ये वाला क्या देता है, फोर्स देता है, और ये क्या देता है, इधर इधर जो आ रहा है ये देता है क्या, करंट। ठीक है, आए, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि करंट एक जो कंडक्टर है, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में से घुमाते हैं तो उस पर इस दिशा में जो है वो बल लगता है, और इसी से क्या होता है कि इसी से जो होता है वो हमारा जनरेटर सॉरी जो मोटर है उसका कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि इसमें जो है वो बिजली गिर जा रही है। ओके, इसमें बिजली जा रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें बल जा रही है, और इसमें तब इसमें एक बल लगेगा, बल की दिशा क्या होगी हम इससे तय करेंगे। तो ये जो बल लगेगा इससे ये क्या होगा, घूमने लगेगा, ये मोटर होता है, मोटर पंखा में पाया जाता है, ड्रिल मशीन में पाया जाता है, बहुत चीजों में मोटर इस तरह का पाया जाता है। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और इसके एप्लीकेशन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिज्म के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, आपको ध्यान देना है। ओके, मैग्नेटिज्म के बारे में और क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो लेफ्ट हैंड पूछा है तो राइट हैंड पूछ सकता है,
जो प्रेरत्व होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरत्व जो होता है, जिस पे बेस्ड हमारा जनरेटर होता है, वो भी इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ओके, राइट हैंड रूल। अब कह रहा है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी? उत्तर क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। साइंटिफिक नेम विटामिन का पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कौन से जो विटामिन होते हैं वो फैट में घुलते हैं, कौन से विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुलते हैं। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विटामिन ए, इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल। B1 का नाम क्या होता है? थियानामीन। चाहो तो इसका आप अलग से स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार के लिए। तो यहीं पे देखो, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, डी को कहते हैं कैलिफोडिकसॉल। तो कोई भी पूछा जा सकता है। अगर आने वाले सेक्शन में अच्छे से इसको याद कर लें, नोट्स बना लें। ओके, अपनी तरीके से इसको याद कर लें। ये भी याद कर सकते हैं आप, वाटर सॉल्युबल कौन सा होता है, तो ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कौन सा इसमें वाटर सॉल्युबल है, कौन सा इसमें फैट सॉल्युबल है। ओके, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ये ऐसी बीमारी जो कि हमारी जो डेफिशिएंसी, ऐसी बीमारी जो कि हमारी जो सिंड्रोम होती है, जो हम प्रोटेक्ट इम्यूनिटी जो होती है हमारी, उस पर अटैक करती है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है, वो सिस्टम जिससे हम दूसरी बीमारियों से लड़ते हैं, ये बीमारी उसी पे अटैक करती है। तो ये अपने आप में खतरनाक बीमारी होती है। तो ये सवाल भी हमने आई थिंक कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन फंगी एंड अलगाई? फंगी और सवाल के बीच में, कवक और सवाल के बीच में किस तरह का जो होता है रिलेशन होता है? सहजीवी होते हैं दोनों। तो ठीक है, सहजीवी मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जीवित रहने के लिए दोनों को एक साथ रहना जरूरी होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सवाल पूछा गया, मास इज गिवन 10 kg, एक्सेलरेशन इज गिवन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स पूछा जाता है कितना होगा, फोर्स कितना होगा ये पूछा गया है, यानी कि बल कितना होगा ये उसमें पूछा गया है। तो कितना दिया? 10 kg, और ये दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बल कितना होगा? 50 न्यूटन का। ओके, फोर्स इक्वल टू ma, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो को भूलना ही नहीं है, भूल गए तो मतलब काफी नुकसान हो जाए। क्योंकि आप देखो, डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है, F दिया हुआ है, A दिया हुआ है, M पूछ देगा, या MA दिया हुआ है, M पूछ देगा। डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, इस पर तो V इक्वल टू V दे देगा, U दे देगा, T दे देगा, A निकालना रहेगा। बहुत ही आसान रहता है ये सवाल। फॉर्मूला बेस्ड सवाल अगर आता है तो वो तो छूटना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से ये सब पता होना चाहिए, और सबका क्या तात्पर्य, सबका अर्थ क्या है वो भी पता होना चाहिए। उसे थोड़े से अगर ट्विस्ट करता है तो आप वहां भी पकड़ सकते हो। ओके, तो एक सवाल, एक तरह का सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें इस तरह का ब्रेन का इमेज देख के या किसी भी ऑर्गन का हमारा इमेज देख के उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि कहाँ पे कौन सा चीज होता है। थैलेमस कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, मेडुला कहाँ होता है। इस तरह सवाल पूछा जा सकता है, और इनके फंक्शन के बारे में भी किस तरह से काम करते हैं वो भी सवाल इसमें पूछा जा सकता है। तो मानव अंग जो है उनसे फोटो के रूप में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो और भी जो टॉपिक है वहां से भी फोटो की दिखा के सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवालों क्या करना है, तो सबका जवाब एक ही, एनसीईआरटी। ये सब जो चित्र हैं ये सब एनसीईआरटी से ही प्रेरित होते हैं। तो एनसीईआरटी के जो चित्र हैं वहां पे भी आपको काम करना है। एनसीईआरटी के नाम को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, एक बार गो थ्रू में, और काफी चीजें वहां से क्लियर हो जाए। कभी कभी डायरेक्ट सवाल आता है, वो तो बना ही लेना है। थोड़ा सा जो उसमें घुमाव आता है वो आप थोड़ा सा प्रश्नों को हल करना सीखोगे वहां पे, तो एनसीईआरटी के प्रश्नों को, तो आप वहां से भी वो चीजें भी सीख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा मॉक। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं आप, और उससे आपकी प्रैक्टिस और इंप्रूव होती रहेगी। तो मॉक टेस्ट कहाँ पे लगाना है दोस्तों? आपको जाना है sarkaripareeksha.com पे, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। sarkaripareeksha.com पे जाएं, यहाँ पे आप आर्मी ग्रुप डी की अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो जरूर लगाएं, और अपने प्रैक्टिस को, अपने जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से यूज करें, क्योंकि आप कई तरह के आपको एनालिसिस भी दी जाती है कि कौन से पार्ट में आपको और अधिक और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ग्रुप डी की जो मॉक टेस्ट है वहां पे अवेलेबल है, जरूर जाएं, जरूर विजिट करने के बाद sarkaripareeksha.com को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या हमें अब इस पे विशेष जोर देना है। साइंस की अगर बात करें तो विटामिन पे आपको विशेष जोर देना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पे भी कह सकते हैं कि इसके जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
9वीं 10वीं किताबों में से तो इन चीज़ों को आप पढ़ ही लो, 9वीं 10वीं की किताबों से इन सारी चीज़ें मिल जाएँगी, वहाँ से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएँगे, ठीक है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी मैंने जो पूछा था वॉशिंग सोडा वगैरह का फॉर्मूला, वहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, कितना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप पढ़ लो जाके, जल्दी से जाके पढ़ लो। मैग्नेटिज्म, न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो वर्क डन के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से भी डायरेक्ट पूछे जा रहा है, ये भी फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो भूलना बहुत बड़ा पाप है, हाफ एमवी स्क्वायर, सीधा-सीधा सवाल आता है, ठीक है? तो इन फॉर्मूलाज को आपको बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे आपको नहीं भूलना, ओके? साथ ही साथ ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स आपने देखे आ ही रहे हैं। रेसिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, किस तरह का आया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? R इक्वल टू रो L बाय A। रेसिस्टिविटी की सबसे पहली बात ये होती है कि ये बदलता नहीं है। कैसे? अगर हम इसका जो वायर है इसका लंबाई बदल लें या चौड़ाई बदल लें, लॉ नहीं बदलता है। जो रेसिस्टिविटी है वो नहीं बदलती है। रेसिस्टिविटी बदलती है जब तापमान में बदलाव आता है, तभी बदलेगा रेसिस्टिविटी, ऐसे रेसिस्टिविटी नहीं बदलती है। तो सवाल और भी पूछे जा सकते हैं कि अगर हम लंबाई 2 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस कितना बनता है? तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई 2 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। एरिया आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एरिया आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो भी रेजिस्टेंस जो है वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है? लंबाई आधा कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला को याद रखोगे आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। R इक्वल टू रो L बाय A। अब देखो एरिया यहाँ पे, एरिया क्या होता है? पढ़ा होगा मैथ में, पाई आर स्क्वायर। सो क्रॉस सेक्शन जो होता है, जो तार होता है कोई भी, क्या होता है? क्रॉस सेक्शन जो उसका होता है वो सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आर पे डिपेंड करता है इसका रेडियस, रेजिस्टेंस भी, ओके? तो यहाँ से भी, इस फॉर्मूले से भी जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? सीधा सीधी ये याद रख लेना पहले कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के साथ क्या होता है? बढ़ता है एरिया के साथ। एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ने का में जो रुकावट आती है, ठीक है? तो जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगा जाने में, जितना ज़्यादा जगह रहेगा, एरिया रहेगा, उतना जो होगा क्या होगा? उतना आसानी होगा। तो आसानी होगा तो मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया। ऐसे कॉन्सेप्ट जो जनरल आम ज़िंदगी से जुड़ के पढ़ोगे तो फिजिक्स तो ऐसे ही पार हो जाएगा, ओके? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पढ़नी है, समझनी है, अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से पढ़ाई करें, गलतियाँ कम से कम करने की कोशिश करें। उसका भी उपाय यही है कि आप मॉक टेस्ट अधिक से अधिक दें। अब मॉक टेस्ट जितना अधिक देंगे तो गलतियाँ उतनी कम से कम आप करोगे, ओके? तो मॉक टेस्ट दें, सरकारी परीक्षा पे विज़िट करें, लिंक्स दी हुई डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ करंट अफेयर्स तो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। करंट अफेयर्स जो होती है वो पिछले 10-12 महीने की पूछे जा रहे हैं, 10 महीने की अप्रॉक्स पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। तो वहाँ से करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा से 2022 की हैं। तो करंट अफेयर कहाँ पढ़ना है? वो भी सरकारपरीक्षा.com पे जाएँगे, वहाँ पे करंट अफेयर का सेक्शन है। मंथ वाइज़ करंट अफेयर दी हुई है, टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर दी हुई है। जो टॉपिक यानी कि स्पोर्ट्स से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के टॉपिक जो वहाँ पे है, उसको आप एक बार अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इसी के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को, जल्दी मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।